Hello everyone, good morning. This is SP Adarshi from English Adda for All. Welcome all my dear students to the another session of English grammar. Today we are going to discuss the remaining part of introductory subject. You know guys, our series as a kinds of sentences is going on. So guys, you must watch this session right till the end. तो आज शुरुआत करते हैं जो कल हम लोगों ने यानी कि इसके पहले जो सेशन में हम लोगों ने देखा था प्रीवियस सेशन में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा सीरीज चल रहा है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का, तो उसी सीरीज के अंतर्गत हम लोग आज जो रिमेनिंग पार्ट है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का, आज हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग देखा था। उसके कई सारे एग्जांपल्स के जरिए मैंने समझाया था कि कहाँ का प्रयोग होता है और सब्जेक्ट के रूप में आता है, लेकिन वह डमी सब्जेक्ट के रूप में आता तो है पर डमी सब्जेक्ट के रूप में आता है, यानी नकली सब्जेक्ट के रूप में, फेक सब्जेक्ट के रूप में। तो ये इन तमाम चीजों की जानकारियां हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में लिया था। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरुआत करते हैं बैक टू बैक इट का प्रयोग, यूजेज ऑफ इट। यानी कि यह भी एक डमी सब्जेक्ट है, यह भी एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। और मैंने बताया था इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत जो होती है, तो सेंटेंस की शुरुआत को बताने के लिए, सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो कल मैंने इसकी विस्तार से चर्चा की थी, सेंटेंस को जब प्रारंभ करते हैं, सेंटेंस का जब इंट्रोडक्शन किया जाता है तो इस तरह के सब्जेक्ट से किया जाता है, इसकी शुरुआत इससे होती है। तो कहीं इसका अर्थ निकलता है, कहीं नहीं भी निकलता है। इन तमाम चीजों पहलुओं की हमने पड़ताल की थी और इसकी चर्चा की थी। चलिए तो आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे डमी सब्जेक्ट यानी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट के बारे में विस्तार से। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट दैट इज इट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट की हम लोग आज चर्चा करेंगे। इट जो होता है एक्चुअली इट इज अ पर्सनल प्रोनाउन। इट इज a personal pronoun which means यह वह इन हिंदी में इसका अर्थ होता है कहीं यह होता है, कहीं वह होता है। ज्यादातर यह का ही आता है सेंस, कहीं कहीं भी वह का भी सेंस आ जाता है, राइट। तो चलिए ये पर्सनल प्रोनाउन है। हम लोग जानते हैं प्रोनाउन का मतलब सिर्फ होता है कि जो नाउन के बदले जिस वर्ड का प्रयोग किया जाए, वर्ड यूज्ड इन स्टीड ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन, राइट। तो उसी कड़ी में नाउन के बहुत सारे प्रोनाउन के बहुत सारे काइंड्स हैं। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो उसी प्रोनाउन की कड़ी में पर्सनल प्रोनाउन भी आता है। जब हम प्रोनाउन की चर्चा करेंगे इंडिविजुअली तब विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन मैं सिर्फ जानकारी के तौर पे बता दूं कि यह पर्सनल प्रोनाउन होता है इट, और जिसका मतलब यह होता है वस्तुतः, लेकिन कहीं कहीं वह भी होता है, राइट। तो चलिए आज हम इसके बहुत सारे यूजेज हैं। इट हैज मैनी मोर यूजेज, इट इज यूज्ड इन वेरियस केसेस, राइट। तो ये चीज आज हम लोग देखेंगे कि मैनी मोर यूजेस ऑफ इट के हम बहुत सारे यूजेस देखने वाले हैं कि कहां कहां इट का प्रयोग होता है, राइट। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी कि इट का जो प्रयोग होता है पर्सनल प्रोनाउन के रूप में होता है, और इसका मतलब होता है सबसे पहला इट का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन के रूप में होता है और निर्जीव पदार्थों के लिए होता है। चलिए तो सबसे पहली बात हो गई निर्जीव पदार्थों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। निर्जीव पदार्थों
के लिए, यानी नॉन लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट का प्रयोग होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, कैसे, आई हैव अ पेन, I have a pen. It is black in color. It is black in color. ओके, तो ये इट किसके लिए आया है? तो पेन के लिए आया है। I have, मेरे पास एक कलम है और वह उसका रंग कैसा है? तो ब्लैक है, काली है। चलिए, तो इट किसके लिए आया है? तो हमने देखा कि इट का प्रयोग निर्जीव पदार्थों के लिए होता है, और इट का प्रयोग और भी आ जाइए किन किन केसेस में होते हैं, मैं बता रहा हूं सारा एक एक कर। दूसरा केसेस, जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, स्मॉल एनिमल्स, स्मॉल क्रिएचर्स, एनिमल्स और क्रिएचर्स, छोटे छोटे पशु, छोटे छोटे पशुओं। उसके बाद इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, बर्ड्स, पक्षियों के लिए, एंड ट्रीज एंड प्लांट्स, ट्रीज एंड प्लांट्स, इसके लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी होते हैं। तो ये पहला हो गया कि आपको स्मॉल एनिमल्स यानी स्मॉल क्रिएचर्स के लिए, छोटे छोटे पशुओं के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, बर्ड्स के लिए, पक्षियों के लिए, और ट्रीज एंड प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधों के साथ के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एग्जांपल से आपकी समझ में आएगा। ही हैज अ कैट, इट इज व्हाइट इन कलर, इट इज व्हाइट इन कलर। तो ये इट किसके लिए आया? तो कैट के लिए आया, क्योंकि उसके पास एक बिल्ली है और उसका रंग कैसा है? तो सफेद है। तो ये इसके लिए आया। फिर मैं लिखूं इट इज अ मैंगो ट्री, तो अभी मैंने कहा पेड़ पौधों के लिए आता है। इट इज अ रोज प्लांट, इट इज अ मैंगो ट्री, यह आम का पेड़ है। इट इज अ रोज प्लांट, यह गुलाब का पौधा है। तो देखिए, मैंने जो बताया था आपको किसके लिए आता है, ये जो सारे हैं छोटे छोटे पशुओं के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए आते हैं। चलिए, एक बात दोस्तों याद रखो कि छोटे छोटे पशुओं के लिए इट का प्रयोग करते हैं, लेकिन बड़े बड़े जानवरों के लिए उसके जेंडर के अनुसार हम ही या सी का ही प्रयोग करते हैं। इसको आप लिख लें नोट के तौर पे। चलिए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए, गुड। मैंने अभी एक बात कही है कि छोटे छोटे क्रिएचर्स यानी एनिमल्स के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप नोट में लिख लो कि बड़े बड़े जानवरों के लिए, यानी जो बिग एनिमल्स होते हैं, बिग एनिमल्स इन साइज, बिग एनिमल्स जैसे एलिफेंट, काऊ, जिसका जेंडर के बारे में हमें पता होता है, उसके जेंडर एकदम क्लियर हो, तो उसके लिए हम ही या सी का यूज कर सकते हैं। उसके लिए इट का यूज करने की जरूरत नहीं है, राइट? जेंडर के हिसाब से अगर एलिफेंट है, अगर वो हाथी है तो उसके लिए ही का प्रयोग करेंगे। अगर वो हथनी है यानी फीमेल एलिफेंट है तो उसके लिए मेल एलिफेंट है तो ही, और फीमेल एलिफेंट है तो, क्योंकि वो बड़ा जानवर है, बिग एनिमल्स है, तो काऊ बिग एनिमल्स है, बफेलो बिग एनिमल्स है। तो इस तरह के एनिमल्स के लिए क्या करते हैं कि हम
ही और सी का प्रयोग कर सकते, उसके लिए इट का प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को याद रखेंगे। केवल छोटे छोटे जानवरों के लिए जिसके जेंडर के बारे में हमें पता नहीं चलता, जिसके सेक्स के बारे में हमें पता नहीं चल पाता है, बिल्कुल इनविजिबल होता है, तो ऐसे क्लियर नहीं होता है, वैसे के लिए ऐसे जानवरों के साथ हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट यूजेस डे, यानी कि दिन, मौसम, समय, दूरी, यानी कि डे, वेदर, टाइम और डिस्टेंस। तो इसके साथ भी हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, दिन, मौसम, समय, दूरी, यानी कि डे, वेदर, टाइम और डिस्टेंस के साथ भी के अर्थ प्रकट करने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। अब आप एग्जाम्पल देख लो। इट इज विंटर और समर, यह जाड़े का मौसम है, गर्मी का मौसम है। इट इज इवनिंग, राइट, इट इज 100 miles far off from पटना। ये दूरी बताने के लिए इट इज 100 miles फार ऑफ फ्रॉम पटना, पटना से 100 माइल्स 100 मील की दूरी पर है। तो चलिए ये दूरी बताने के लिए, डिस्टेंस बताने के लिए, वेदर और टाइम बताने के लिए भी, टाइम भी बताने के लिए कर सकते हो। इट इज 4 o'clock, ये टाइम बता रहे हो आप। इट इज हाफ पास्ट, इट इज हाफ पास्ट 8, इट इज हाफ पास्ट 8, 8:30 बजे हैं। तो टाइम बताने के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। इट से रिलेटेड हो गया, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए तो देख लिया हमने। उसके बाद आ जाइए प्राकृतिक क्रिया या घटनाओं को, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट प्राकृतिक क्रियाओं, घटनाओं, यानी प्रकृति अथवा मौसम से जो रिलेटेड होगा, प्रकृति अथवा मौसम से जो रिलेटेड होगा, ये सारे से संबंधित घटनाएं जो भी होगा इसके लिए, यानी कि नेचुरल जो भी होता है, नेचुरल इवेंट्स, नेचुरल फेनोमेनन, इसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में इट रेन्स, वर्षा होती है, इट रेन्स, वर्षा होती है। इट वॉज ब्लोइंग हार्ड, इट वॉज ब्लोइंग हार्ड, इसका मतलब है जोर की हवा बह रही है। इसका मतलब है इट वॉज ब्लोइंग हार्ड, जोर की हवा बह रही है। इट इज, नेक्स्ट लिख लो, इट इज टेरिबली हॉट इन द साउथ, यानी कि साउथ में, दक्षिण में बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ती है। तो इट्स टेरिबली हॉट इन द साउथ। तो ये सारे जो है प्राकृतिक घटनाओं को बताने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है जो ताजा स्थिति बताने के लिए, ताजा स्थिति, करंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन और करंट सिनेरियो को बताने के लिए भी
इट का प्रयोग किया जाता है। करंट सिचुएशन और करंट सिनेरियो को बताने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देख लो, इट इज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया अगेंस्ट अफ्रीका, राइट। तो ये करंट सिचुएशन है, इट इज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया अगेंस्ट अफ्रीका। तो ये जो हो गया, ये करंट स्थिति को बता रहा है, करंट सिचुएशन या करंट सिनेरियो को बता रहा है। तो करंट सिनेरियो को, करंट स्थिति को बताने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सबसे अहम जो है, जो बराबर पूछता रहा है, ये मैं बता रहा हूं, सबसे इंपोर्टेंट छोटे बच्चों के लिए, यानी कि छोटे बच्चे जिनका जेंडर स्पष्ट ना हो, जिसका जेंडर स्पष्ट ना हो, आप इसको क्या कह सकते हो इन इंग्लिश, जो मेंटली एंड सेक्सुअली अंडर डेवलप्ड हो, यानी कि जो मानसिक रूप से और प्रजनन विहीन हो, जो मानसिक का मतलब ये हो गया, जो मानसिक व प्रजनन क्षमता विहीन हो, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो मेंटली और सेक्सुअली अंडर डेवलप्ड होते हैं, यानी कि उसका जेंडर स्पष्ट नहीं होता है, उसके लिए भी हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग देख लो, जैसे एग्जांपल देख लो, गो एंड द चाइल्ड इज क्राइंग, go and comfort it। ये जो it है, कहता है बच्चा रो रहा है, जाओ उसे चुप कराओ, go and comfort it। it किसके लिए आया, तो इस बच्चा के लिए आया, बेबी के लिए आया। तो चाइल्ड और बेबी, यानी कि चाइल्ड और बेबी के लिए आप हमेशा इट का प्रयोग करोगे, याद रखना। इसके लिए ना हम सी का प्रयोग करेंगे, ना ही का प्रयोग करेंगे। जब भी करेंगे, ये रॉन्ग है, जब भी करेंगे चाइल्ड और बेबी के लिए तो इट का प्रयोग करेंगे, राइट। तो इसके लिए हम लोग इट का प्रयोग करेंगे, ओके। तो चाइल्ड और बेबी के लिए, यानी कि छोटे छोटे बच्चे के लिए जिनका जेंडर स्पष्ट ना हो, उसके लिए, या जो मेंटली एंड सेक्सुअली अंडर डेवलप्ड हो, ऐसी स्थिति में हम अर्थात चाइल्ड और बेबी के लिए इट का प्रयोग करेंगे, ना कि ही और सी के लिए। ये बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इस पे बराबर पूछता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें। चलिए, सब्जेक्ट पर जोड़ या बल देने के लिए, नेक्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट पर जोड़ या बल देने के लिए, जब सब्जेक्ट को हम एम्फेसाइज करते हैं, जोड़ डालते हैं, तो उस पर हम ऐसी स्थिति में जब सब्जेक्ट को हम जोड़ डालते हैं, यानी एम्फेसाइज करते हैं, तब हम उसको इट का प्रयोग वहां करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, इट इज आई हु डिड दिस, इट इज आई हु डिड दिस। तो ये देखो, मैं ही हूं जिसे, मैं ही या मैंने ही इसे किया है, मैंने ही इसे किया है, यानी मैं ही हूं जो जिसने इसे किया है। तो
इट इज आई, मैं ही हूं जिसने इसे किया है। तो ये जोर डाल रहा है इस पर। इसको इसमें देखोगे आप, ये हु और दैट से होगा, ये क्लॉज है, हु और दैट से शुरुआत इसकी होगी बीच में, और इसके लिए जो भी सब्जेक्ट होगा ये एंटीसेडेंट, इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आएगा। यहाँ जो भी वर्ब आएंगे इसके अकॉर्डिंग ही आएंगे, ठीक है। जैसे एक और मैं एग्जांपल दे दूं, इट इज यू, तुम ही हो। इट इज यू का मतलब तुम ही हो जिसने हु हैव स्टोलन माय पेन, स्टोलन माय पेन, यानी कि वह तुम ही हो जिसने मेरी कलम चुराई है। तो ये इसके पहले जो सब्जेक्ट आता है ये इसके अकॉर्डिंग वर्ब आता है, इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, एंटीसीडेंट, राइट। तो ये हु दैट के पहले यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है वो एंटीसीडेंट कहलाता है, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब का इस्तेमाल होता है। अगर आई होता तो यहाँ हैव होता, अगर ही होता तो यहाँ हैज होता। तो इसको एंटीसीडेंट बोला जाता है, यानी क्या, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसी के अकॉर्डिंग। ये जोड़ डालने के लिए भी इट का प्रयोग, इट इज यू, तुम ही तो हो, इट इज आई, मैं ही तो हूं, इट इज सी, वही तो है। तो चलिए और भी आप देख सकते हो, हेलो इट्स यू, अच्छा तुम ही हो, इसका मतलब हुआ अच्छा तुम ही हो। तो ये भी जोड़ डाला जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन है लेकिन ये जोड़ डाला रहा है। तो चलो, हेलो इट्स यू, तुम ही हो। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट पर जोर डालना रहेगा या बल देना रहेगा तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। हर किसी दिन देख लो इट से शुरुआत हो रही है। चलिए देख लिया आपने। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखें। सारे केसेस में बता देता हूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए our next point is 7, इट का प्रयोग इंफिनिटिव, जिरंड तथा क्लॉज के बदले भी होता है। इन्फिनिटिव आप जानते हो, इन्फिनिटिव का मतलब होता है, इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 + v1। 2 + v1 इन्फिनिटिव होता है। इसके जब वर्ब का मैं एडवांस सेक्शन पर आऊंगा तो उसमें इसकी डिटेल में चर्चा होगी, फिलहाल मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ। जिरंड आप जानते हो कि v + ing फॉर्म जो नॉन की तरह काम करेगा वो सारे जिरंड कहलाएंगे। और क्लॉज तो जानते हो, क्लॉज का मतलब क्या होता है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, राइट। सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है वही क्लॉज होता है। तो इट का प्रयोग इंफिनिटिव, जिरंड तथा क्लॉज के बदले भी होता है। जैसे आप एग्जांपल देख लो, इट इज इजी to solve it, it is easy to solve it। तो to solve क्या हो गया, यह करना, यह सवाल, यह सॉल्व करना आसान है। तो देखिए it is easy to solve it, इससे शुरुआत हुई है। चलिए अगर मैं एक क्लॉज दे दूं, इट इज से ऐसा कहा जाता है दैट virtue is its own reward, राइट। तो ये इस तरह से जो क्लॉज होते हैं, देखिए ये क्लॉज है, सेंटेंस का पार्ट होता है क्लॉज। क्लॉज दरअसल सेंटेंस का पार्ट होता है और इस तरह से जो होगा वो क्लॉज के बदले भी इस्तेमाल होगा। इट इज से ऐसा कहा जाता है, तो क्लॉज के बदले आ रहा है। तो इस तरह की जो भी बातें होंगी हम वहां इट का प्रयोग करेंगे, राइट।
अगर इसमें आपको प्रॉब्लम हो तो इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, अगर इसका स्ट्रक्चर अगर लिखना रहेगा तो सब्जेक्ट देंगे, वर्ब देंगे, एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव प्लस वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब या इन्फिनेटिव। देखिए इस पर आया था पहला जो मैंने एग्जांपल दिया था, ये देखिए इट आया, वर्ब आया, एडजेक्टिव आया और ये इन्फिनेटिव आया 2 + V1। इस सब्जेक्ट पर भी दे सकते हैं, लेकिन ये वस्तुतः इट से शुरुआत होती है। हो गया। तो इस तरह की जो भी चीजें हैं तो हम इट से शुरुआत करते हैं। और भी हम एग्जांपल क्लॉज का देख सकते हैं। इट इज नॉन टू ऑल दैट द इंडिया इज अ फ्री कंट्री। जैसे देख लो क्लॉज का मैं एक और एग्जांपल देता हूं, क्लॉज का एक मैं और एग्जांपल देता हूं, देख लो। इट इज नॉन टू ऑल, इट इज नॉन टू ऑल दैट इंडिया is a free country. Okay, it is known to all that the earth moves around the sun. Okay, तो इस तरह की एग्जांपल जो भी होंगे ये सारे क्लॉज हैं और क्लॉज भी इट से शुरुआत होती है, इसके बदले इट का प्रयोग आ रहा है। इट इज नॉन टू ऑल, इस तरह की जो भी चीजें होंगी उसमें हम इट का प्रयोग कर देखेंगे। और एक सबसे अहम जो अब मैं बताने जा रहा हूं, बिल्कुल वो अद्भुत है, वह बिल्कुल ही अद्भुत है और वह लाजवाब है, बिल्कुल स्ट्रेंथ। उसका प्रयोग हम लोग देखते हैं कैसे होता है। तो कुछ जो होते हैं इट इज हाई टाइम, it is high time, या दूसरा it is time। it is high time और it is time से शुरुआत होती है। इस तरह के दो स्ट्रक्चर होते हैं, मैं दोनों स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। तो एक्चुअली वर्ब का फॉर्म प्रेजेंट में नहीं होता है, ये जब भी होगा इसके बाद तो आप जान लो सबसे आश्चर्यजनक बात है कि V2 आता है, V2 आता है। याद रखेंगे, ये बहुत ही पूछता है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद V2 आएगा, ना कि प्रेजेंट बल्कि सिंपल पास्ट आता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैं दो तरह का इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं। इट इज हाई टाइम, पहला स्ट्रक्चर, इट इज हाई टाइम या टाइम और प्लस नॉन प्रोनाउन, नॉन प्रोनाउन। एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा इट इज हाई टाइम, या सिर्फ टाइम भी हम दे सकते हैं, दैट की जरूरत होती है दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। और इसके बाद जो भी आएगा तो V2 आएगा। ये लाजवाब स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। तो ये दो तरह का स्ट्रक्चर है, मैं इस पर दोनों पर एग्जांपल देता हूं। इट इज टाइम फॉर अस टू गो होम। अब एग्जांपल देख लीजिए, पहला पे मैं देता हूं, पहला इसका एग्जांपल आप देख लो। इट इज टाइम फॉर अस टू गो होम, राइट। देखो इस स्ट्रक्चर पे आया कि नहीं, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम फॉर अस, यानी प्रोनाउन का कौन सा पार्ट हो गया, तो ऑब्जेक्टिव और V1 टू V1। ओके, अगर मैं इस पे दूं इसका हो जाएगा इट इज हाई टाइम वी वेंट होम। इट इज हाई टाइम या टाइम V1, यहां हो जाएगा वी वेंट होम। देखिए लाजवाब है। तो जब इट इज हाई टाइम, अगर ये रहे ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा तो 2 + V1 देंगे,
लेकिन जब केवल इट इज हाई टाइम रहेगा तो वी वेंट होम, यानी कि इसका मतलब हो गया कि अब मेरा घर जाने का समय हो गया, अब मेरा घर जाने का समय हो गया है। जैसे एक और मैं दूं एग्जांपल, इट इज हाई टाइम आई स्लेप्ट, इट इज हाई टाइम आई स्लीप। आपको दे सकता है ऐसा भरने को, तो V1 में होगा V2 होगा। लेकिन हाई टाइम के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 देख रहे हैं, V2 आ रहा है। ये सबसे लाजवाब है जो पूछे जाने वाला है। तो वैसे बताया मैंने बहुत सारा, लेकिन आपको कम से कम वो जो मैंने बताया जो छोटे बच्चों के लिए होता है, यानी चाइल्ड और बेबी के लिए, और ये जो स्ट्रक्चर है ये एक स्ट्रेंज स्ट्रक्चर है, एक बहुत ही लाजवाब यानी कि एक अद्भुत स्ट्रक्चर है जो बराबर पूछा जाता है। और स्टूडेंट प्राय कंफ्यूजन में रहते हैं कि चलो ये प्रेजेंट है, पास्ट का फिर कॉम्बिनेशन कैसे आ जाएगा। तो लेकिन इस स्ट्रक्चर को याद रखिए, और ये सारा इट से शुरू होता है, क्योंकि हम इट का प्रयोग में देख रहे हैं, इट से शुरुआत होती है इसकी। चलिए ये बातें हो गई इतनी तक। अब एक दो और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, ज्यादा नहीं। चलिए हो गया, देख लिया, समझ लिया आप लोगों ने। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, विदाउट एनी हेजिटेशन। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी पूछ सकते हो। माय व्हाट्सएप नंबर इज यू नो गाइस 7332470023। इस पे आप कोई भी मैसेज करके आप अपनी क्वेरी का आंसर जान सकते हो। आई एम ऑलवेज रेडी टू गिव द आंसर ऑफ योर क्वेरी, राइट। चलिए आप इसको कभी भी बेझिझक पूछ सकते हैं। और मैं एक चीज के लिए बार बार आप लोगों से आग्रह भी करता हूं कि ये वीडियो अगर पसंद आता है, अगर बहुत अच्छा लगता है, तो आप जरूर बेल आइकन उसको प्रेस करके या सब्सक्राइब करके या लाइक्स बटन जो है उसको बिल्कुल लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। क्योंकि कोई भी वीडियो लेक्चर तैयार करने में समय लगता है, उसमें एनर्जी खपत होती है, टाइम लगता है और मेहनत लगती है। ऐसा नहीं कि यूं ही बन जाता है कोई भी, ऐसा नहीं है। बहुत ही सटीक तरीके से कम समय में सटीक चीजें और एक्चुअल चीजें दी जाती है आप लोगों को। तो यही चीज है, तो कम से कम इतना आप लोग कर सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करोगे तो मुझे मजा आएगा, पढ़ाने में भी एक एनर्जी मिलती है। ओके गाइस, तो हम लोग आगे का फिर देखते हैं। इसमें इससे रिलेटेड और भी जो बातें हैं उस चीज को हम लोग देख लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। चलिए ये सारी बातें हो गई। अब अनएक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट को व्यक्त करने के लिए, अनएक्सपेक्टेड, नेक्स्ट देख लो पॉइंट, अनएक्सपेक्टेड को व्यक्त करने के लिए, अनएक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट को व्यक्त करने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई, एग्जाम्पल, आई कैन हेल्प इट, ये पता नहीं है, मैं मदद कर सकता हूं। आई कैन हेल्प इट, मैं मदद कर सकता हूं। ही कैन डू इट, वो इसे कर सकता है। तो किसे कर सकता है ये पता नहीं है, लेकिन ही कैन डू इट, वो इसे कर सकता है, ये अनएक्सपेक्टेड है। तो कोई भी चीज को इस तरह की बातें रहेंगी तो अनएक्सपेक्टेड ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये कौन सा, ये कोई पता नहीं है, हमें क्लियर नहीं हो रहा है, तो ऐसे के लिए हमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो ये बातें हो गई। चलिए अगर और कुछ है तो मैं देख लेता हूं, और भी कुछ है बताने के लिए, फिर मैं इस पे आधारित क्वेश्चन दे दूंगा।
ओके गाइस, तो ये रहा हमारा ऑलमोस्ट कि ये सारा हो गया, और इतने इससे रिलेटेड जितने भी तमाम तरह की जानकारियां थी वो मैंने आपको बताई ये सारी बात। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लें जो एग्जाम से रिलेटेड है। कुछ पॉइंट्स और हैं बट वो उतने जरूरी नहीं है, जितने जो जरूरत की चीजें थी वो मैंने बता दी आप लोगों को। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। प्रॉब्लम्स या क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग सॉल्व भी करेंगे। It is high time we renovate our old house। और यहाँ रहेगा नो एरर। आप लोगों को एरर दिया जाएगा इस तरह से बनाने को एग्जाम में। इट इज हाई टाइम you repair the air conditioner। No error। Next one is it is time you decide on your next course of action। Course of action, right? Next one is पंखा हम नहीं करते हैं। it is high time it is high time just a minute it is high time that we leave तभी देख रहे पीछे से this place। Okay, next one is it's time you started working। चलिए एक और लास्ट प्रॉब्लम मैं लिख दूं। इट इज टाइम we should have done something useful। okay no way। ओके गाइस, तो ये हमारे प्रॉब्लम्स हो गए बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, और हम लोग एक एक कर देखेंगे। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद हमने कहा कि V2 आता है, तो क्या आ जाएगा? इट इज हाई टाइम रिनोवेट की जगह क्या हो जाएगा? रिनोवेटेड। क्या हो जाएगा? रिनोवेटेड, क्योंकि मैंने कहा इट इज हाई टाइम के बाद V2। नेक्स्ट वन इज, तो ये पार्ट क्लियर हो गया। इट इज हाई टाइम यू रिपेयर। इट इज हाई टाइम के बाद मैंने क्या कहा कि ये जो नेक्स्ट पार्ट होगा ये V2 आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? रिपेयर। रिपेयर। ओके, तो चलिए इस पार्ट में एरर है। इट इज टाइम यू डिसाइड। अब यहाँ देखो इट इज टाइम के बाद जो ये वर्ब आएगा, जो भी ये V2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा? डिसाइडेड। ओके, योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, चलो ये हो गया 3। इट इज टाइम दैट वी लीव। इट इज टाइम के बाद हमने क्या कहा कि लीव नहीं बल्कि यहाँ लेफ्ट होगा, LEFT। V2 आएगा, लीव का V2 हो जाता है लेफ्ट। ओके, चलिए
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इट इज टाइम यू स्टार्टेड वर्किंग। तो चलिए ये राइट है, क्योंकि इट इज टाइम के बाद ये V2 है, V2 आ गया तो एकदम सही है, राइट है सेंटेंस में कोई एरर है, इट इज एरर फ्री। ओके, नेक्स्ट वन इज इट इज टाइम यू शुड हैव डन समथिंग। तो मैंने कहा कि इट इज टाइम के बाद V2 आएगा तो शुड हैव देने की जरूरत नहीं है, शुड हैव डन इसकी जगह सीधे आ जाएगा V2 आएगा, क्योंकि डू डिड और डन, तो इसलिए यहाँ शुड हैव डन देने की जरूरत नहीं है, यहाँ डिड आ जाएगा यानी V2 आएगा। तो ये रहा इस पे आधारित क्वेश्चन, और ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से रिलेटेड ये तमाम तरह की जानकारियां, और इस तरह से आज का हम लोग इस सेशन को यहीं वाइंड अप करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग जो चल रहे हैं अभी सेंटेंस के सीरीज में, उससे संबंधित हम लोग नेगेटिव सेंटेंस नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस को। तो आज हम लोग अपने इस सेशन को नाउ लेट अस स्टॉप हियर।